नमस्कार दोस्तों, प्रकाश इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश कुमार, आपके बीच एक नई टॉपिक लेकर आज फिर उपस्थित हूं। टॉपिक का नाम आप लोग पीछे बोर्ड पर देख रहे होंगे, भारत में संवैधानिक विकास। दोस्तों, पिछले टॉपिक पर पिछले जो वीडियो थी हमारी, उस पर हमने चर्चा की थी कि भारत की राज व्यवस्था किस रूप की है और उसका प्रकार क्या है। और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने भली भांति उसको समझ लिया होगा। उसी का अगला क्रम भारत में संवैधानिक विकास है और आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतिवर्ष लगभग इस टॉपिक से यूपीएससी तथा स्टेट पीएससी की सभी परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलता है। तो दोस्तों, बहुत समय ना लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक की बात करें तो हम राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि राज व्यवस्था और संविधान एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज व्यवस्था हमारा एक शासन प्रणाली का प्रकार है, जबकि संविधान राज व्यवस्था को चलाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, इस वर्ड से आप लोग जो ये स्टेटमेंट है, इससे आप लोग ये समझ गए होंगे कि भारत में जो राज व्यवस्था है उसका मूल स्रोत क्या है। तो पहला क्वेश्चन, हम लोग पिछली बार भी बात कर रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ की नोट्स तैयार करते रहने चाहिए। इसी क्वेश्चन पर एक की नोट्स बनता है कि भारत की राज व्यवस्था का मूल स्रोत क्या है। राज व्यवस्था का मूल स्रोत। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है भारत का संविधान। आप लोग खुद से सोचेंगे कि भारत में राज व्यवस्था का मूल स्रोत भारतीय संविधान को क्यों कहा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान की। भारत का जो संविधान है, अगर हमें राज व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनानी है तो हमें संविधान को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। तो संविधान का विकास किस रूप में हुआ है और उसका कार्य व्यवहार क्या है, इस पर हमें एक विस्तृत विश्लेषण की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा याद आता है कि वर्तमान में जो शासन व्यवस्था चल रही है भारत की, जो भारत की राज व्यवस्था है, क्या वो ऐसी चलती आ रही थी या फिर कुछ और। तो दोस्तों, भारत में जो प्राचीन समय था, या हम ये कहें कि ब्रिटिश राज से पहले का जो समय है, उसमें शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रथाएं और उससे संबंधित जो रूढ़िवादिताएं थी, उन पर आधारित कहीं ना कहीं शासन व्यवस्थाएं संचालित होती थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश राज भारत में स्टेब्लिश होना शुरू होता है, उसी के साथ साथ ये जो आधुनिक राज व्यवस्था है उसका विकास होना शुरू होता है। एक बार फिर रिपीट करेंगे, भारत में आधुनिक राज व्यवस्था का जो आज का रूप है उसका विकास भारत में ब्रिटिश राज के साथ साथ विकसित होता है। तो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग इस टॉपिक में सीधा सीधा ब्रिटिश राज की स्थापना से लेकर आज़ादी तक का जो समय है उसमें आने वाले ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित किए गए विभिन्न अधिनियम और चार्टर हैं उनको लिया गया है। भारत के संविधान पर, भारत की राज व्यवस्था पर केवल और केवल ब्रिटिश राज का प्रभाव ही नहीं दिखाई देता, बल्कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये हम जो सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव है भारतीय संविधान पर, वो मूल अधिकार तथा भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं, उसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आगे चर्चा करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक पर केंद्रित रहते हैं और बात करते हैं कि भारत में जो संवैधानिक विकास है
और इसके द्वारा जो स्थापित संवैधानिक व्यवस्था है, साथ ही साथ संविधान का जो कार्य व्यवहार है, उस पर एक विस्तृत विश्लेषण करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं संविधान का विकास। संविधान के विकास में अगर हम समझने की बात करते हैं तो सबसे पहले एक सरसरी नज़र से, एक मोटा मोटी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को जानने की कोशिश करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संगठन है वो किस रूप का था, इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठन, इसकी स्थापना बहुत से विद्यार्थियों को पता होगी। इसकी जो स्थापना वर्ष है, स्थापना वर्ष, हम बहुत अधिक डिटेल में ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं पढ़ेंगे। अगर उसे देखना होगा तो हम हिस्ट्री में एक अलग से टॉपिक इसके ले सकते हैं। अभी के लिए हम बस केवल इसकी एक भूमिका के रूप में इस टॉपिक को देख रहे हैं कि उसका जो संगठन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी जो शासन व्यवस्था है कंपनी की, जिसने भारत में ब्रिटिश राज को इस्टेब्लिश किया, उस कंपनी की जो कार्य व्यवस्था थी वो किस तरीके से काम कर रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल उसके संगठन की बात हम करेंगे कि वो किस तरीके से संगठित थी। तो इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में हुई और इसके जो संस्थापक सदस्य थे, वो 217 सदस्य थे। ये 217 सदस्य कमेटी का चयन करते थे। कमेटी का जो चयन था वो सदस्यों द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 सदस्य हैं उसके द्वारा होता था। इन कमेटी के मेंबर्स जो थे वो हमारे डायरेक्टर कहलाते थे, डायरेक्टर्स। और इस प्रकार से एक कोर्ट बनता था, एक संचालक मंडल बनता था। संचालक मंडल जो कंपनी का संचालन का कार्य करती थी उसे हम संचालक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में भी जानते हैं। एक बार फिर, कंपनी को चलाने के लिए एक कंपनी के लिए संचालक मंडल था, उसके मेंबर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते थे। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या थी वो 24 थी। प्रत्येक सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक कमेटी कहलाती थी, अर्थात जो डायरेक्टर था वो अपने आप में केवल एक व्यक्ति की कमेटी के रूप में कंपनी के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। इसका जो निर्णय था वो बहुमत पर आधारित था। निर्णय जो कंपनी को डिसीजन लेती थी वो किसके द्वारा लेती थी? बहुमत, मेजॉरिटी बेस। ये जो कंपनी थी इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अध्यक्षता के लिए एक अलग से पद रखा गया, जिसे हम कंपनी का गवर्नर या संचालक मंडल का गवर्नर के रूप में जानते हैं। इसमें गवर्नर जो थे उसकी संख्या 1 थी। इस कंपनी का जो मुख्यालय था वो इंग्लैंड में था। मुख्यालय ये इंग्लैंड से कार्य करती थी। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड स्थित एक संचालक मंडल द्वारा चलाई जाती थी। आप लोग देख रहे होंगे कि संचालक मंडल को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है संवैधानिक विकास में। तो दोस्तों, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ब्रिटिश संसद अलग अलग समय पर बहुत से चार्टर, जिसे हम राजलेख या शाही फरमान के रूप में भी जानते हैं, वो पारित करती थी, या फिर भारत शासन जो एक्ट होते थे, जो चार्टर एक्ट होते थे, वो भी समय समय पर पारित ब्रिटिश की संसद द्वारा किए जाते थे। और उन्हीं के आधार पर जो संचालक मंडल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कंट्रोल होती थी, नियंत्रित होती थी। तो वो जो चार्टर हैं, जो अधिनियम हैं, जो ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाएं हैं,
वो सब की सब हमारी भारतीय संविधान के अंतर्गत आती हैं, भारतीय संविधान के विकास के अंतर्गत आती हैं। हमें उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, उन्हीं चार्टरों को पढ़ना है। उनमें से सबसे पहला चार्टर हमारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी का आता है, जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में पारित किया गया था। तो जो शाही फरमान हैं, जो चार्टर हैं या अधिनियम हैं या फिर आदेश या योजनाएं हैं जो ब्रिटिश संसद समय समय पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पारित करती है, वो हम दो भागों में अध्ययन करते हैं। पहला भाग है भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए पारित किए गए विभिन्न राजलेख, इंग्लिश में हम इन्हें चार्टर एक्ट के रूप में भी जानते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा शाही फरमान जारी किया गया था। राजा के द्वारा जब कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसे हम शाही फरमान या फिर चार्टर एक्ट के रूप में जानते हैं। चार्टर एक्ट मतलब राजलेख, राज्य के द्वारा पारित किया गया लेख। आप लोग ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था देख रहे होंगे, उसका जो प्रमुख है, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जो माना जाता है, वो वहाँ का राजा माना जाता है। और उस समय पर जो राजा थे वो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उन्हीं के द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 में प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक राजलेख पारित किया गया। तो उसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक थे। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी का राजलेख या शाही फरमान, इसके अंतर्गत हम लोग 3 बातों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यह है 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडीज़ जो देश हुआ करते थे, उनमें कुछ जो बहुमुखी या ये कहें कि जो जोखिम लेने वाले व्यक्ति थे, उनको व्यापार के लिए विशेष अधिकार दिया गया। एक बार फिर रिपीट करेंगे। शाही फरमान 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी द्वारा जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पारित किया था या उसके आधार पर या उनके आदेश पर आदेशित हुआ था, उसका उद्देश्य ब्रिटेन के कुछ साहसी व्यापारियों को ईस्ट इंडीज़ देशों में, इस वर्ड को फोकस कर रहे हैं दोबारा से, ईस्ट इंडीज़ देशों में। ईस्ट इंडीज़ का मतलब भारत से संबंध नहीं है, बल्कि भारत के साथ साथ भारत के या फिर जो दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हैं जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, उनका भी संबंध ईस्ट इंडीज़ देशों से लिया जाता है। उसमें व्यापार करने के लिए एक 15 वर्ष का विशेष अधिकार शाही फरमान जारी किया गया। विशेष अधिकार से यहाँ पर मतलब एक एकाधिकार से लिया गया है। एकाधिकार का मतलब होता है व्यापार पर केवल और केवल कुछ विशेष प्रिविलेज प्राप्त जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, उनको प्राप्त होने वाला प्रिविलेज, विशेष अधिकार। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो पारित किया गया शाही फरमान था, उसके अंतर्गत जो 3 बिंदु थे वो कौन से थे। पहला बिंदु 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी के राजलेख में जो प्रथम बिंदु है वह यह है कि गवर्नर व कंपनी कर्मचारियों से संबंधित, जो कंपनी के कर्मचारी थे, कर्मचारियों से संबंधित नियम या निर्णय ले सकते थे।
ये जो नियम थे या निर्णय लेने का जो स्थान था वो निश्चित नहीं था। ये निर्भर करता था कि वहाँ आवश्यकता कहाँ पर है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो कंपनी और उसके गवर्नर था वो किसी भी जगह इकट्ठा होकर अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मदद से कंपनी के जो कर्मचारी थे और कंपनी का जो शासन प्रशासन था उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए वो नियम बना सकता था। दूसरा, पॉज करो रवि। दूसरा, जो गवर्नर और कंपनी थी, या फिर हम ये बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थी, वो कर्मचारियों से संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता था। तीसरा नियम जो इसके अंतर्गत आता है वह यह था कि यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त दिए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता हो तो उसकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि कंपनी को ये अधिकार दिया गया था कि वो ब्रिटिश की वर्तमान विधियों यानी कि उस समय की जो तत्कालीन विधियां थी उनके आधार पर जुर्माना या सजा या फिर दोनों का प्रावधान कर सकता था। तो विधियों की अवहेलना पर सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान कर सकता था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण यह नियम नहीं है, लेकिन चूंकि हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं और उसका प्रथम पड़ाव 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी का ये शाही प्रमाण है, तो इसकी बस केवल डेट याद कर सकते हैं और यह कितने वर्ष के लिए लिया गया ये याद कर सकते हैं, इतना ही काफ़ी होगा। दूसरा शाही प्रमाण हम देखते हैं कौन सा आता है। तो दूसरे शाही प्रमाण या जो चार्टर एक्ट है, रॉयल चार्टर एक्ट है, ये 1609 ईस्वी में आया था। चार्टर एक्ट, दूसरा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1609 ईस्वी में आया था। आप लोगों को पता होगा 1603 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है और उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो जेम्स प्रथम नाम से ब्रिटेन के सम्राट बनते हैं। ये काफ़ी साहसी हैं, ईस्ट इंडीज़ जो देश हैं उनके साथ व्यापार को लेकर के। तो ये 1608 में एक अभियान चलाते हैं। 1608 ईस्वी में आप लोग इस वाले टॉपिक को हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि सब्जेक्ट की एक लयताल होती है उसी को बनाने के लिए मैं इस वाली बात को बता रहा हूँ। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम अकबर के नाम कैप्टन हॉकिंस, एक जहाजी थे उस समय पर जो यात्रा करते थे जहाज के द्वारा, कैप्टन हॉकिंस, ये एक हेक्टर नाम के जहाज द्वारा सूरत पहुंचते हैं। आप लोगों को याद होगा ब्रिटेन से पहले व्यक्ति जो जहाज के द्वारा भारत में यात्रा करते हैं या भारत की जो धरती पर प्रथम बार कोई अंग्रेज जहाज के द्वारा यात्रा करके आता है और वो प्रथम बार भारत की धरती पर अपने पैर रखता है, वो कैप्टन हॉकिंस था। आप लोगों को याद होगा जो पिछला केबीसी था उसमें अमिताभ ने ये हेक्टर का नाम भी पूछा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में आते हैं और भी कई जगह पूछे जा सकते हैं। तो जेम्स प्रथम एक अभियान चला रहे थे कि जो स्थानीय राजा थे या भारत के जो मुग़ल राजा थे उनसे वो अनुमति लें ताकि वहाँ पर एक स्थायी अपनी व्यापारिक कोठियों को बनाया जा सके। तो 1613 में
इस प्रयास में कैप्टन हॉकिंस जब पहुंचते हैं 1608 में, तो उस समय पर अकबर नहीं होते हैं बल्कि जहांगीर का शासन चल रहा होता है। तो वो जहांगीर के दरबार में आते हैं और उन्हें 1613 में एक सूरत में प्रथम जो व्यापारिक कोठी है वो लगाने की अनुमति मिलती है, जिसका बाद में विरोध होता है और उसे हटा दिया जाता है। फिर एक अभियान चलाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो माहौल है इस समय का वो क्या है कि कंपनी बिजनेस कर रही है और वो भागने वाली नहीं है बल्कि एक स्थायी हो रही है। तो जो पृष्ठभूमि है इस समय की वो अगले चार्टर एक्ट को लाने की बात कर रहा है। तो मैं इसकी बहुत सारी बात नहीं करूँगा, बस केवल इसमें एक मुख्य बिंदु मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो कंपनी के पास जो सन 1600 ईस्वी में दिया गया था विशेष अधिकार 15 वर्षों के लिए, उसे इस चार्टर एक्ट के तहत स्थायी कर दिया गया। विशेषाधिकार को स्थायी कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि कंपनी अपना अब स्थायी रूप से बिजनेस भारत में कर रही है और उसका प्रयास ये हुआ कि 1613 में भारत में प्रथम कोठी एक बनाई गई। तो जेम्स प्रथम ने जो अभियान चलाया था भारत में कोठी बनाने का, कोठियाँ एक ऐसे व्यापारिक सेंटर होते थे, ऐसे केंद्र होते थे जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को स्थायित्व प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने कई सफलताएं हासिल की। जैसे आप लोगों को अभी पता लगा कि 1613 में प्रथम बार अंग्रेज़ों को सूरत में एक कोठी बनाने की आज्ञा मिली। ये जहांगीर के संरक्षण में हुआ था। उसके बाद सन 1616 ईस्वी में मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम के नाम से एक दूसरा स्थान था जो मद्रास या उसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर दूसरी कोठी बनाने की अनुमति मिली। इसी तरीके से तीसरी जो कोठी का उल्लेख मिलता है वो 1639 ईस्वी में मिलता है। ये वांडीवास एक जगह है और आप लोगों को शायद हिस्ट्री पढ़ने वालों को पता होगा, वांडीवास का युद्ध एक बहुत फेमस है। वहाँ के एक स्थानीय शासक हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को सशर्त वहाँ कोठी बनाने की आज्ञा दी। बाद में यही क्षेत्र 1940 में मद्रास के रूप में निकल कर आता है। वहाँ पर सशर्तों के अंतर्गत जो स्थानीय शासक होते हैं वो उन्हें राज्य करने के लिए और साथ साथ सिक्के जारी करने के लिए अनुमति देते हैं। इस तरीके से जो मद्रास है उसकी स्थापना होती है अंग्रेज़ों के द्वारा और फिर ये क्रम लगातार बढ़ता जाता है। ये जो क्रम है, ये जो बस्ती बनाने का क्रम है, इनके शासन प्रशासन को कंपनी इंग्लैंड में बैठकर नहीं चला सकती। इंग्लैंड में बैठकर से मतलब ये है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो इंग्लैंड से संचालित होता था। इसीलिए एक नया चार्टर बनना शुरू हुआ और वो चार्टर जो है सन 1661 में आता है। हम अब उसकी बात करेंगे। राजलेख सन 1661 ईस्वी। इसके मुख्य बिंदु पर हम ध्यान दे रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं मैं यहाँ पर केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो इस राजलेख द्वारा जो कंपनी थी, कंपनी को नए गवर्नर नियुक्त करने की अनुमति मिली। नए गवर्नर और साथ ही साथ कंपनी के लिए जो अन्य कर्मचारी थे, कंपनी के लिए अन्य कर्मचारी की नियुक्ति का अधिकार मिला। क्या था ये? सन 1661 ईस्वी का जो राजलेख था उसमें कंपनी को
अलग अलग बस्तियों के लिए, उनके शासन प्रशासन के लिए नए गवर्नर और साथ ही साथ कुछ अन्य कर्मचारी जो गवर्नर की मदद करते थे उनको नियुक्त करने के लिए अनुमति दी गई। ये सब व्यवस्थाएं ब्रिटिश संसद द्वारा या तो अध्यादेश जारी कर या फिर कोई राजलेख द्वारा पारित करके दी गई थी। तो दोस्तों 1661 ईस्वी का इस मायने में एक अलग महत्व है। इस रूप में जो ब्रिटेन की बस्तियां थीं वो अलग अलग एक शासन की इकाई हुआ करती थी स्वतंत्र रूप से। बाद में इसे आगे चलकर एकीकरण किया गया, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अगला चार्टर लेख हम देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो चार्टर एक्ट है उसका संबंध एक ऐसे द्वीप से है जिसे हम 7 टापुओं का शहर या 7 द्वीपों के शहर के रूप में जानते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को जान गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ मुंबई शहर की। मुंबई शहर प्रारंभ में पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को यह शहर दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये दहेज के रूप में कैसे प्राप्त हुआ, इस पर बात करते हैं। पुर्तगाल की महारानी थी, पुर्तगाल की महारानी, महारानी ना कहकर राजकुमारी कहना चाहिए, राजकुमारी कैथरीन। इनका विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ सन 1661 ईस्वी में हुआ। और इसी वर्ष सन 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड वालों को ये जो द्वीप थे, जो 7 द्वीप थे जिसे आज हम बम्बई के नाम से या फिर मुंबई के नाम से जानते हैं, वो दहेज में प्राप्त हुए। बाद में चलकर सम्राट ने इन द्वीपों को कंपनी को किराए पर दिया। तो उसके अंतर्गत कुछ शर्तें रखी गई कि कंपनी जो है उन द्वीपों का शासन प्रशासन दीवानी रूप से और फौजदारी रूप से वहाँ के जो लोग हैं, उस द्वीप पर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, उन पर वो नियम आरोपित कर सकते थे और उन नियमों का रूप ब्रिटेन की संविधान के अंतर्गत लिया गया हो। तो यह पहली बार हुआ था कि एक व्यापारिक कंपनी प्रथम बार एक शासनकर्ता के रूप में उभर कर आती है। तो इसीलिए ये चार्टर एक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ चार्टर एक्ट 1669 ईस्वी की। चार्टर एक्ट 1669 ईस्वी। सारी चीज़ें पहले ही बोल चुका हूँ कि इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को व्यापार के साथ साथ वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों पर ब्रिटिश विधियों के द्वारा, ब्रिटिश विधियों के अंतर्गत फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए और एक कंपनी शासनकर्ता के रूप में उभर कर आई। तो दोस्तों अब ये धीरे धीरे कर एक शासनकर्ता के रूप में उभर रही है और यहाँ से जो संविधान का विकास है वो मूल रूप से दिखाई देना शुरू होगा। अब हम बहुत सारे चार्टरों की बात नहीं करेंगे, कुछ गिने चुने चार्टर आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन चार्टरों को आप भूमिका के रूप में ले सकते हैं। एक बार सरसरी रूप से पूरी वीडियो को रिवाइज करते हैं। सन 1631 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को कंपनी को एक विशेष अधिकार मिलता है 15 वर्षों का। बाद में सन 1609 ईस्वी में इसे स्थायी कर दिया जाता है, जो विशेष अधिकार दिया गया था।
और धीरे धीरे करते करते कंपनी को कुछ बस्तियां बसाने का अधिकार मिलता है और इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी बस्ती बसाने के साथ साथ एक शासनकर्ता के रूप में भी उभरती है। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि कंपनी का जो संचालक मंडल था वो इंग्लैंड स्थित एक संचालक मंडल है, लेकिन कंपनी इन बस्तियों का जो शासन था वो गवर्नर और उसकी जो परिषद थी उसके द्वारा चलाया जाता था और इनकी नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती थी। तो इस रूप से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल जो इंग्लैंड स्थित था, जो पूरी कंपनी में कंपनी के बाद आता था और उसके बाद उसके अधीन बहुत सारी बस्तियों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे जो वहाँ की बस्तियों का शासन प्रशासन ब्रिटिश की विधियों के अंतर्गत चलाते थे। अभी तक हमारी ये समझ विकसित हो पाई है। आगे चलकर आज के जो भारत में बहुत सारी विधियाँ ली गई हैं उन पर चर्चा होगी। तो मैं अगला चार्टर एक्ट की बात करूँगा 1726 ईस्वी के चार्टर लेख की। इससे पहले और भी चार्टर एक्ट आए थे, लेकिन उन्हें अब जो भूमिका है वो बन चुकी है, तो बहुत अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1726 ईस्वी का चार्टर लेख और उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कुछ भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत नाम आते हैं जो 1813, 1833 और 1853 तक चलते हैं। यह पहला पड़ाव है। मैंने बताया था कि जो संविधान का विकास है वो दो बातों के अंतर्गत विकसित हुआ है। पहला, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो लाई गई विधियां थी उनका, और दूसरा भारत में ब्रिटिश राज को स्थापित करने के लिए, उसको चलाने के लिए लाई गई विधियां। ये हम बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, यानी कि 1 नवंबर 1898 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से और उसके बाद आज़ादी तक। तो इस रूप में हम इस वाले टॉपिक पर अपनी एक पकड़ बना सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम 1726 के राजलेख में क्या होता है। तो चार्टर एक्ट 1726 ईस्वी में जो मुख्य बात है हम उसी की बात करेंगे। बहुत अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि बस वो लगे रहते हैं और लोगों के अंदर एक फोबिया है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कि वो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और वो जो फोबिया है वो इस तरीके से क्रिएट होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं और वो बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो उस नज़रिए से वो तैयारी करने के बजाय एक रिसर्चर की तरह काम करना शुरू करते हैं और अपनी बहुत सारी एनर्जी को बिना मतलब के जो तथ्य हैं उसे जुटाने में लगते हैं। यहाँ पर मेरा सुझाव ये है कि स्टूडेंट किसी भी टॉपिक पर अपनी एक कोर कंसेप्ट क्रिएट करें। बहुत सारे डेटा इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्य बात हमारी जो कंपनी के शासन से संबंधित है कि भारत में जो विकास किया गया है कंपनी का, वो किस किस तरीके से, कौन कौन से तत्व लिए गए हैं जो आज भारत के संविधान में हैं, हमारा उन्हीं पर फोकस होना चाहिए। तो देखते हैं 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट में या इस एक्ट के समय तक जो कंपनी है, कंपनी के 3 बस्तियां एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी के रूप में उभरती हैं और कंपनी को एक बड़ा रिवेन्यू देती हैं। वो 3 बस्तियां थीं, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। इन कंपनियों को चलाने के लिए केवल बोर्ड ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे या जो संचालक मंडल था इंग्लैंड स्थित, वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जब शासन प्रशासन किसी बड़े क्षेत्र में चलाया जाता हो तो कई बार शासन की दृष्टि से बहुत त्वरित गति से कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1726 ईस्वी का राजलेख पारित किया गया। इस राजलेख के अंतर्गत जो इन बस्तियों के बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इनके जो गवर्नर थे और साथ ही साथ उसकी जो परिषद थी, उसको विधि बनाने का शक्ति दी गई। किस प्रकार की विधि? कि जिससे वो उस क्षेत्र का शासन आसानी से चला सके। यह पहला मौका था कि किसी बस्ती के गवर्नर विधि
निर्माण के रूप में कार्य कर रहे थे। तो 1726 ईस्वी के अंतर्गत प्रेसिडेंसियों को, तीन प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन इस पर साथ ही साथ निर्बंध भी लगाए गए। जो गवर्नर और उसकी काउंसिल थी वो उस प्रकार की विधियों का निर्माण कर सकती थी जो, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, जो ब्रिटेन की संविधान के अंतर्गत या ब्रिटेन में प्रचलित विधियों के अंतर्गत या उसके अनुरूप हों। अगर वो उससे अलग हटकर हों तो कंपनी का जो संचालक मंडल था वो उस पर कंट्रोल रखता था और उसे निरस्त कर देता था। तो दोस्तों, ये शुरुआत हुई भारत में सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के द्वारा शासन चलाने की। अब हम बात करेंगे उस समय की जब कंपनी यहाँ के स्थानीय राजाओं को अच्छे से समझ पा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पांड्यवास के युद्ध के समय की। उस समय तक आते आते कंपनी अपनी जो प्रतिद्वंदी कंपनियाँ थीं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डच, पुर्तगाली या और भी दूसरी कंपनियाँ, वो सब की सब यहाँ से चली जाती हैं। दो मुख्य प्रतिनिधि बचते हैं। कौन? एक फ्रांसीसी कंपनी और दूसरा ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके अंतर्गत ये दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए जो स्थानीय राजा हैं उनसे अपने संबंध स्थापित करते हैं और आपसी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाते हैं। इनमें से एक नाम आता है लॉर्ड क्लाइव का। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड क्लाइव की प्लासी के युद्ध के समय की। प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया और उसके बाद बक्सर का युद्ध। इसी की पृष्ठभूमि में नया एक बहुत महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम आया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में जानते हैं। यह ऐसा अधिनियम है जिससे लगभग कई बार बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम पृष्ठभूमि की बात कर सकते हैं। ये इतिहास का एक टॉपिक है। 1757 ईस्वी में कई कारण हैं उसके। जो बंगाल के नवाब हैं और जो कंपनी है उनके बीच एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में कंपनी की विजय होती है। वो एक सेटलमेंट विजय है। वो बहुत जो लड़ाई होती है वो उस रूप में देखने को नहीं मिलती है। बाद में 1764 ईस्वी में एक इसी प्रकार की और लड़ाई होती है। जो मुग़ल बादशाह हैं और जो अवध के नवाब हैं और बंगाल के नवाब, इन तीनों को मिलकर कंपनी हरा देती है और एक संधि करती है जो इलाहाबाद संधि के रूप में जानी जाती है 1765 ईस्वी की। और उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसे हम बंगाल का मतलब उड़ीसा, बिहार और बंगाल, यहाँ तक के क्षेत्र कंपनी को मिल जाते हैं और वो इनकी रिवेन्यू अथॉरिटी अपने पास ले लेती है। जो दीवानी अधिकार हैं वो उनके पास मिल जाते हैं। तो ये आप आधुनिक भारत में पढ़ सकते हैं, वो भी साथ साथ तैयार करते रहेंगे। आधुनिक भारत की तैयारी इस वाले टॉपिक की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा सुझाव ये है कि वो आप लोग उस पर भी ध्यान दें। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी की।